Students, today I'm going to continue with the second chapter. Um, I am going to explain you the next concept, that is Indian historiography, various ideological framework. पहला है colonial historiography, and second is orientalist historiography, and third is nationalistic historiography. Is this clear? तो तीन हिस्टोग्राफी के बारे में एक्सप्लेन करूँगा आज. कॉलोनियल हिस्टोग्राफी, ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी एंड नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी. पॉइंट वाइज आंसर रहेंगे तो आपको ईजी रहेगा याद करने में. आफ्टर कंप्लीटिंग आवर conceptual work, now then we will go to the exercise. Okay, now I'm going to continue with the colonial, oriental and nationalistic historiography. See the explanation. Now colonial historiography means what? Colonial historiography means what? See, early scholars who studied and wrote Indian history were mainly British officers and Christian missionaries. मतलब पहले के जो स्कॉलर लोग थे जो हिस्ट्री के बारे में लिखते थे और सीखते थे, वो कौन थे? ब्रिटिश ऑफिसर लोग थे, क्रिश्चियन लोग थे. Their prejudice is critically reflected in the way some of them have ridiculed Indian culture. उन लोग क्या करते थे? इंडियन कल्चर का मजाक उड़ाते थे. उन लोग के हिसाब से इंडियन कल्चर गलत था. Their writing were used to justify the colonial British. उन लोग हमेशा ब्रिटिश रूल के फेवर में लिखते थे और इंडियन कल्चर के अगेंस्ट में लिखते थे. द 5 वॉल्यूम ऑफ कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया पब्लिश ड्यूरिंग 1992 टू 1937 आर डिस्टिंक्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल हिस्टोग्राफी. पाँच सेक्शन में बुक लिखा गया है कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो 1922 से 1937 के बीच में पब्लिश हुआ था. वो कॉलोनियल हिस्टोग्राफी का एग्जाम्पल्स है. इज दिस क्लियर? वापस रिपीट कर रहा हूँ. अर्ली, अब तो इस पूरे पैराग्राफ में आप लोग क्या समझा कि पहले के जो हिस्टोरियंस थे, स्कॉलर थे, वो ब्रिटिश लोग थे, राइट? उन्होंने इंडिया हिस्ट्री के बारे में लिखा था. हाँ, उन्होंने हमेशा इंडियन कल्चर के बारे में मजाक उड़ाया था. उनकी हिस्ट्री उनकी जो राइटिंग होती थी हमेशा ब्रिटिश को फेवर करती थी और इंडियन कल्चर के अगेंस्ट में रहती थी. कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है ये बुक पब्लिश किया गया 1922 से 1937 के बीच में. ये कॉलोनियल हिस्टोग्राफी का एग्जाम्पल है. अब इसको पॉइंट कैसा लिखना है? द अर्ली स्कॉलर हु स्टडीड एंड रोट इंडियन हिस्ट्री वे मेनली ब्रिटिश ऑफिसर एंड क्रिश्चियन मिशनरीज. फर्स्ट पॉइंट, जो पहले के स्कॉलर थे वो जो हिस्ट्री के स्कॉलर थे वो ब्रिटिश ऑफिसर और क्रिश्चियन मिशनरीज थे. सेकेंड पॉइंट, देयर प्रेजुडिस इज क्लियरली रिफ्लेक्टेड इन द वे सम ऑफ देम हैव रिडिक्यूल्ड इंडियन कल्चर. उनकी जो सोच है क्लियरली दिखती थी, वो हमेशा इंडियन कल्चर का मजाक उड़ाते थे. थर्ड पॉइंट, तो सेकेंड पॉइंट देयर से लेके कल्चर तक. थर्ड पॉइंट, देयर राइटिंग वेयर यूज टू जस्टिफाई द कॉलोनियल बेस्ड ब्रिटिश रूल. उनकी राइटिंग हमेशा कॉलोनियल ब्रिटिश रूल के फेवर में रहती थी. हाँ, देयर से लेके ब्रिटिश रूल तक. थर्ड पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट, 5 वॉल्यूम ऑफ कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया पब्लिश ड्यूरिंग 1922 टू 1937 आर डिस्टिंक्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल हिस्टोग्राफी. तो 5 वॉल्यूम प्रिंट हुआ कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया का 1922 से 1937 के बीच में. ये कॉलोनियल हिस्टोग्राफी का बड़ा एग्जाम्पल था. Is this clear? And our answer will be point wise. First point will be from the early say missionaries तक. Second point their prejudice से लेके Indian culture तक. Third point their writing से लेके British rule तक. Third point, fourth point the 5 volume से लेके historiography तक. Okay, these 4 points will be the answer for your colonial historiography. Next question is Orientalist historiography. Next is Orientalist historiography. Many European scholars felt curious about civilization in countries of East. मतलब बहुत से यूरोपियन लोग जो थे उन लोग हमेशा मतलब इंडिया के बारे में जानना चाहते थे. सम ऑफ दो स्कॉलर फेल्ट एडमिरेशन रिस्पेक्ट फॉर देम. उसमें से कुछ स्कॉलर लोग उसका रिस्पेक्ट भी करते थे, इंडिया का रिस्पेक्ट करते थे, इंडिया के कल्चर का रिस्पेक्ट करते थे. दिस स्कॉलर वेर नोन एज ओरिएंटलिस्ट. ऐसे स्कॉलर को क्या बोला? ओरिएंटलिस्ट बोला गया. तो फर्स्ट पैराग्राफ यू क्लियर? बहुत सारे बहुत से यूरोपियन स्कॉलर थे, वो इंडिया की कंट्रीज़ के बारे में, सिविलाइजेशन के बारे में क्यूरियस थे, जानने की इच्छा रखते थे. वो स्कॉलर हमेशा रिस्पेक्ट करते थे. ऐसे स्कॉलर को ओरिएंटलिस्ट बोलते हैं. ओरिएंटलिस्ट स्टडीड द सिमिलैरिटीज बिटवीन संस्कृत एंड सम ऑफ द यूरोपियन लैंग्वेज. ओरिएंटलिस्ट ने स्टडी किया कि संस्कृत और यूरोपियन लैंग्वेज में सिमिलैरिटी है, समानता है. दे फोकस मोर ऑन वैदिक ट्रेडिशन संस्कृत लिटरेचर. उन्होंने वैदिक ट्रेडिशन संस्कृत लिटरेचर पर ज़्यादा फोकस किया. Their study resulted into formulating the notion of an ancient language that could be mother of all Indo-European languages. उनकी स्टडी से रिजल्ट आया कि जो इंडिया का लैंग्वेज है, एंशिएंट लैंग्वेज, वो मदर है बाकी दूसरे लैंग्वेजेस की. इज दिस क्लियर? तो इन दिस फुल पैराग्राफ यू कैन, फर्स्ट पैराग्राफ में आपको क्या समझा कि यूरोपियन स्कॉलर लोग जो थे वो सिविलाइजेशन के बारे में क्यूरियस थे, इंडिया की कंट्रीज, इंडिया के कल्चर के बारे में क्यूरियस थे.
उनको इंडिया के कल्चर को लेके बहुत रिस्पेक्ट था, उसी को ओरिएंटलिस्ट बोलते हैं। उनकी स्टडी ने क्या बताया कि संस्कृत और दूसरी लैंग्वेज में सिमिलैरिटीज़ है। उनकी डिटेल स्टडी, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस वैदिक ट्रेडिशन संस्कृत लिटरेचर में होता था। उनकी स्टडी से क्या मालूम पड़ा कि जो एंशियंट लैंग्वेज है वो मदर है दूसरे यूरोपियन लैंग्वेजेस का। इज़ दिस क्लियर? देन आई एम जस्ट रिपीटिंग द पॉइंट वाइज। फर्स्ट पॉइंट, मैनी यूरोपियन स्कॉलर फेल्ड क्यूरियस अबाउट सिविलाइजेशन कंट्रीज ऑफ ईस्ट। फर्स्ट पॉइंट, बहुत सारे यूरोपियन स्कॉलर क्यूरियस थे। सेकेंड पॉइंट, सम ऑफ दोज स्कॉलर फेल्ड एडमिरेशन रिस्पेक्ट फॉर देम। वे स्कॉलर्स रिस्पेक्ट रखते थे। दो स्कॉलर वे नोन एज ओरिएंटलिस्ट, उसको हम लोग ओरिएंटलिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द ओरिएंटलिस्ट स्टडी द सिमिलैरिटीज बिटवीन संस्कृत एंड यूरोपियन लैंग्वेज। उन लोग संस्कृत और यूरोपियन लैंग्वेज के बारे में समानता दिखा रहे। नेक्स्ट पॉइंट, दे फोकस मोर ऑन वैदिक ट्रेडिशन एंड संस्कृत लिटरेचर। उन्होंने वैदिक ट्रेडिशन संस्कृत लिटरेचर में ज़्यादा फोकस किया। एंड लास्ट पॉइंट, द स्टडी रिजल्टेड इन फॉर्मुलेटिंग द नोशन मीन्स थियरी। द स्टडीज रिजल्ट इन फॉर्मुलेटिंग द थियरी ऑफ एन एंशिएंट लैंग्वेज दैट कुड बी मदर ऑफ ऑल इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। एंशिएंट लैंग्वेज जो दूसरे यूरोपियन लैंग्वेज की मदर है। तो योर फर्स्ट पॉइंट विल स्टार्ट फ्रॉम मेनी टू ईस्ट। सेकेंड पॉइंट, some to them. Third point, these say orientalist. Fourth point, orientalist से language. Fifth point, they say literature. Sixth point, there से लेके language तक. Okay. Next is nationalistic historiography. The writing of Indian historians who were trained in British educational system show an inclination to restore the pride in the ancient glory of India and self-esteem of the Indian readers. इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा है ये सेंटेंस। हाँ, नाउ इट विल बी ईजी फॉर यू। द राइटिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री हु वर ट्रेंड इन ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम शोन एन इंक्लिनेशन टू रिस्टोर द प्राइड ऑफ इंडिया। मतलब इंडियन हिस्टोरियंस अगर कुछ लिखते हैं लेकिन वो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाई लिखाई की है, उन्होंने ब्रिटिश में पढ़ाई किया है लेकिन उन्होंने इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिख रहे हैं, इंडिया के प्राइड के बारे में लिख रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मतलब ब्रिटिश स्कूलों में ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम में पढ़ाई किया लेकिन इंडियन हिस्ट्री के फेवर में लिख रहे, दैट इज कॉल्ड नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी। तो दैट इज रिटन ओनली द राइटिंग ऑफ इंडियन हिस्टोरियंस हु वेयर ट्रेंड इन ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम शो एन इंक्लिनेशन, शो एन विश टू रिस्टोर द प्राइड ऑफ इंडिया। इंडिया के प्राइड को रिस्टोर करना चाहते हैं, इंडिया के अभिमान को वापस बचाना चाहते हैं। ऐसे सिस्टम को, ऐसे राइटिंग को नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी लिखेंगे। तो देयर राइटिंग इज ऑल्सो नोन एज नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी। नेशनलिस्टिक राइटिंग इन महाराष्ट्र वेर इंस्पायर्ड बाय विष्णु शास्त्री चिपलुनकर। नेशनलिस्ट राइटिंग जो है किसने इंस्पायर किया? विष्णु शास्त्री चिपलुनकर। ही क्रिटिसाइज द प्रिजिडियस हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया रिटन बाय ब्रिटिश ऑफिसर। उन्होंने क्रिटिसाइज किया, बुराई की, निंदा की, जो ब्रिटिश लोगों ने इंडियन हिस्ट्री लिखी थी उसकी निंदा की। नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस ट्राई टू सीक द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री। नेशनल हिस्टोरियंस ने क्या किया? गोल्डन पीरियड के बारे में लिखा। इंडिया का गोल्डन पीरियड जो था, सुनहरा अवसर, सुनहरा टाइम, उस टाइम के बारे में लिखा। दे आर टाइम ब्लेम्ड फॉर इग्नोरिंग द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल ट्रूथ। दे आर एट टाइम्स ब्लेम्ड फॉर इग्नोरिंग द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल ट्रूथ। उन्होंने टाइम ब्लेम भी किया क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने क्रिटिकल एनालिसिस करने के टाइम पे इग्नोर किया था हिस्टोरिकल ट्रूथ को। मतलब हिस्ट्री लिखते टाइम ब्रिटिश लोगों ने जो हिस्टोरिकल ट्रूथ को इग्नोर किया था उसके लिए उन्होंने ब्लेम किया। इज दिस क्लियर? देन योर पॉइंट्स जस्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। राइटिंग ऑफ इंडियन हिस्टोरियंस हु वेयर ट्रेंड इन ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम शोन एन इंक्लिनेशन टू रीस्टोर द प्राइड ऑफ इंडिया। ऐसे इंडियन हिस्टोरियंस जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम पढ़ाई किए, ट्रेंड हुए, लेकिन दे आर रीस्टोरिंग द प्राइड ऑफ इंडिया। देयर राइटिंग इज नोन एज नेशनल हिस्टोग्राफी। उनकी राइटिंग को नेशनल हिस्टोग्राफी बोलते हैं। नेशनलिस्टिक राइटिंग इज इंस्पायर्ड बाय विष्णु शास्त्री चिपलुनकर। विष्णु शास्त्री चिपलुनकर ने स्टार्ट किया। ही क्रिटिसाइज द प्रिजुडिस हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया रिटन बाय ब्रिटिश ऑफिसर। एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री के बारे में उन्होंने बुराई की जो ब्रिटिश ऑफिसर्स ने लिखा है। नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस ट्राइड टू सीक गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री। नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस ने गोल्डन पीरियड को डिस्कवर किया, बताया सबको। दे आर एट टाइम ब्लेम फॉर इग्नोरिंग द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल ट्रूथ। उन्होंने ब्लेम भी किया किस चीज़ का? इग्नोरिंग ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल ट्रूथ। हिस्टोरिकल ट्रूथ को इग्नोर करने के लिए भी ब्लेम किया। तो योर आंसर विल बी पॉइंट वाइज। योर फर्स्ट पॉइंट विल स्टार्ट फ्रॉम द टू इंडिया। सेकेंड पॉइंट देयर टिल हिस्टोग्राफी। थर्ड पॉइंट नेशनलिस्टिक से चिपलुनकर। फोर्थ पॉइंट ही से लेके ब्रिटिश ऑफिसर तक। फिफ्थ पॉइंट द नेशनल हिस्टोग्राफी से इंडियन हिस्ट्री। एंड सिक्स पॉइंट दे आर एट टाइम्स ब्लेम फॉर हिस्टोरिकल ट्रूथ।
Total 6 points are there. Students, you have to write these three concepts. Explain about colonial historiography, orientalist historiography and nationalistic historiography. All these three short notes are very important for board point of view. तो इसको point wise याद करो और memorize करो और notes prepare करो. If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day.